आप देख रहे हैं लाख टके की बात। आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या तंज कहा जा रहा है मसूद अजहर के नाम पर, या दरअसल आतंकवादियों का महिमा मंडन हो रहा है। इस पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। मिशन 2019 के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। गुजरात के अहमदाबाद में 58 साल बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चुनाव की रणनीति बनाई गई। राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी ने गुजरात की धरती से लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी और बीजेपी पर वार किया। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए? जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल और सोनिया के अलावा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। वहीं कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस के सभी बड़े नेता महात्मा गांधी को नमन करने साबरमती आश्रम भी पहुंचे। गुजरात में एक तरफ कांग्रेस हुंकार भर रही थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लॉग के जरिए कांग्रेस को घेरने में लगे रहे। मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि 89 साल पहले आज ही का वो दिन था जब बापू ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। हालांकि दांडी मार्च अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध करने के मकसद से निकाला गया था। दरअसल इसके पीछे थे महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने हमेशा वंशवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी कभी कोई आस्था नहीं रही है। गांधी जी कांग्रेस कल्चर को अच्छी तरह समझ चुके थे, इसलिए वो चाहते थे कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, खासकर 1947 के बाद। लोकसभा चुनाव से पहले आयाराम गयाराम का सिलसिला भी तेज हो चला है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। इससे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सुजय ने बीजेपी की सदस्यता ली। हालांकि गुजरात के पटेल नेता हार्दिक पटेल का कांग्रेस से जुड़ना कांग्रेस खेमे में राहत की खबर लेकर आया। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी से सांसद रहे अनुपम हजारा बीजेपी में शामिल हो गए। टेरर फंडिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। आतंकियों को फंडिंग करने के आरोपी जम्मू कश्मीर के कारोबारी जहूर अहमद वटाली की संपत्ति जब्त की गई। गुड़गांव में ईडी ने वटाली की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। बीते साल ही वटाली को एनआईए ने आतंकी संगठनों को फंडिंग करने के मामले में दबोचा था। एनआईए ने आतंकियों को मदद देने के आरोप में वटाली समेत 18 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आतंकी मसूद अजहर पर चीन एक बार फिर पैंतरा बदलता हुआ नजर आ रहा है। आतंकी मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन ने नई चाल चली है। यूएन सुरक्षा परिषद में मसूद के खिलाफ प्रस्ताव पर जवाब देते हुए चीन ने कहा कि वो इस मसले पर सभी साझेदारों से चर्चा कर मामले को सुलझाना चाहता है। 13 मार्च को यूएन सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के मामले में फ्रांस के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे पहले अजहर मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के मामले में चीन 3 बार वीटो कर चुका है। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा सामने आया। मरम्मत के दौरान जर्जर इमारत भरभरा कर गिर गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई मजदूर दब गए, जबकि इमारत से सटा एक घर और 2 दुकान जमींदोज हो गए। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हादसे वाली जगह पर तंग सड़कों की वजह से मलबा हटाने में देरी हो रही है। शादी समारोह में मंत्री के साथ डांस करना एसपी के लिए भारी पड़ गया। इसकी शिकायत अब चुनाव आयोग से की जा रही है। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। जबलपुर एसपी और राज्य सरकार के एक मंत्री के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एसपी अमित सिंह और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया हाथ पकड़कर डांस कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी हरकत में आ गई और उसने पुलिस अधिकारी की शिकायत चुनाव आयोग से करने का फैसला किया। दरअसल 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। मध्य प्रदेश के धार में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। आरोप है कि मामूली बात पर 2 सगे भाइयों ने भाई की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक राजौद इलाके में सगे भाई नंदू और गेंदू ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी और उसके बाद गांव के शमशान घाट पर ही केरोसिन डालकर लाश जला दी। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इथियोपिया के बोइंग विमान क्रैश होने के बाद 4 देशों ने बोइंग 737 मैक्स 8 का इस्तेमाल बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, इथियोपिया, इंडोनेशिया और एक कैरिबियाई कंपनी ने बोइंग 737 मैक्स विमानों पर रोक लगा दी है। भारत में भी डीजीसीए ने बोइंग विमानों के उड़ान से पहले एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। इथियोपियन एयरलाइंस की क्रैश हुई फ्लाइट में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें 6 भारतीय भी शामिल हैं। इथियोपिया से नैरोबी जा रहा प्लेन उड़ान भरने के 6 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। चिली के सेंटियागो में चलती बस में एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। वायरल हो रहे मोबाइल वीडियो में पीड़ित शख्स को 2 हमलावर अचानक पीटने लगते हैं। बस में सवार दूसरे मुसाफिरों ने पीड़ित को हमलावर से बचाया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला होमोफोबिक अटैक से जुड़ा बताया जा रहा है।
और आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ यानी कि गुजरात में आज कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया, जिसमें सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि गांधीनगर में आज पहली बार महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी ने न सिर्फ अपनी बातों को जनता के सामने रखा, बल्कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है, और आप सब यहां इतनी तादाद में आए हैं। मैं दिल से आपको कहना चाहती हूं कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ हैं। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में। सही सवाल करिए इस चुनाव में। इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप एक एक जना जो यहां बैठा है, इस जिम्मेदारी को समझिए। आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है। हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है, और हमारे लिए, आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाजत करें, हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़ें और इकट्ठे आगे बढ़ें। पहला भाषण तो जरूर रहा प्रियंका गांधी का महासचिव बनने के बाद, लेकिन शायद इस भाषण में उतना जोश नहीं दिखाई दिया। हाँ, इतना जरूर है कि प्रियंका गांधी जिस अंदाज में दिखाई दी, उसे देखकर कोई भी व्यक्ति जरूर कह सकता है कि वह अपनी दादी की छाप को लेकर पूरी तरीके से सामने है। उनका पहनावा बिल्कुल वैसा ही था, हाव भाव वैसा ही, लेकिन क्या यह अपने आप में काफी है? क्योंकि आज शायद लोग सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि बात भी समझना चाहते हैं। वही साड़ी, वही अंदाज, वही बोलने का अंदाज। मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए, भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ त्याग कर दिया। शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी में लोग उनकी दादी इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। प्रियंका रैली से पहले साबरमती आश्रम में पहुंची थी। प्रियंका गांधी सफेद रंग की साड़ी में थी। गहरे नीले रंग के बॉर्डर वाली ये वही सूती साड़ी है जिसे पहनकर गांधीवादी वीरांगनाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद ये साड़ी कांग्रेस के संगठन सेवा दल की महिलाएं पहनने लगी। कांग्रेस में आमतौर पर इस साड़ी को गांधी जी से जुड़े आयोजनों पर ही पहना जाता है।
आज प्रियंका भी दांडी यात्रा की सालगिरह के मौके पर ये साड़ी पहनकर पहुंची तो कार्यकर्ताओं को इंदिरा की याद आ गई। इंदिरा गांधी अक्सर इसी तरह की डिजाइन वाली सूती साड़ी में नजर आती थी। सोनिया गांधी भी कई मौकों पर इसी तरह की साड़ी पहन चुकी है। कांग्रेस को लगता है कि विरासत को संजोकर रखने पर चुनावी वैतरणी पार करने में शायद थोड़ी सहूलियत हो। टीम न्यूज़ नेशन। दांडी यात्रा के मौके पर ऐसा लग रहा है कि जहां गांधी परिवार पूरी तरीके से महात्मा गांधी को अपने विरासत के तौर पर सजोने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा गांधी को दरअसल अपनी विरासत के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार फेसबुक पर फेसबुक पर नहीं बल्कि अपना एक ब्लॉग लिखा और इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांधी जी का असमानता और जातीय बंटवारे में बिल्कुल विश्वास नहीं था। कांग्रेस ने कभी समाज को तोड़ने में झिझकिचाहट नहीं रखी, बल्कि दरअसल कांग्रेस समाज को तोड़ने में सबसे आगे रही है। जातीय दंगे, दलित विरोधी नरसंहार कांग्रेस के शासन में बड़े पैमाने पर हुए हैं। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं और गांधी जी वंशवाद के विरोधी रहे, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरी नीति को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। जहां गांधी जी समाज के हर आखिरी गरीब तक की भलाई चाहते थे, वहीं कांग्रेस की संस्कृति हमेशा विचारों को पलटने की रही है। प्रधानमंत्री जी का यह ब्लॉग अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है और खास करके तब जबकि अपने 5 साल के शासनकाल में यह पहला ब्लॉग है जो प्रधानमंत्री जी ने लिखा है। यानी कि बुनियादी बात क्या है, आज ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की विरासत को अपने पास रखने की होड़ दोनों पक्षों में है। एक तरफ गांधी परिवार की अगुवाई के साथ कांग्रेस है जो महात्मा गांधी को कांग्रेस के साथ जोड़कर अपनी विरासत का हिस्सा बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ गुजरात के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को अपनी विरासत बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि गुजरात में CWC मीट का यह मतलब स्पष्ट तौर से है कि किसकी विरासत और कौन अपनी विरासत कितनी भुला सकता है। हरि ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पहली बार मैं गुजरात आई हूं और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संघर्ष शुरू किया था। चुनाव आ गया है, इसलिए सियासी दलों को महात्मा गांधी याद आ गए हैं। पीएम मोदी ने आज दांडी यात्रा के 89 साल पूरा होने पर महात्मा गांधी को याद किया, तो पूरी कांग्रेस साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की शरण में दिखी। बीजेपी को याद दिलाया कि गांधी कांग्रेस की विरासत हैं। जहां से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी, सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी, मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। लेकिन 58 साल बाद कांग्रेस को गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करने की याद आई है। 2014 के बाद जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गांधी के आदर्शों के नाम पर दिखावा करने का आरोप लगाया, तो अब कांग्रेस को गांधी की याद आई। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि कवायद गांधी को बीजेपी से छीनने और उसे चुनाव में घेरने की रणनीति है। सालों बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग गुजरात में हुई और हमने ये मीटिंग गुजरात में इसलिए की क्योंकि हिंदुस्तान में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है और दोनों विचारधारा गुजरात में आपको मिलेंगी। महात्मा गांधी और गुजरात ने इस देश को बनाया है और आज दूसरी शक्तियां इस देश को कमजोर करने में लगी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग से पहले साबरमती आश्रम पहुंचे और बापू को नमन किया। दांडी मार्च की सालगिरह पर प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया।
2014 में पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही गांधी जयंती पर स्वच्छता आंदोलन शुरू किया। उसके बाद भी कई योजनाएं शुरू की गईं, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और दावाही करती रह गई। लेकिन जिस तरह गांधी के लिए एक बार फिर खींचतान मची है, जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि किसके हैं गांधी, बीजेपी के या कांग्रेस के। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र यानी कि गुजरात में जाकर आज भारतीय जनता पार्टी को ललकारने की यह रणनीति कांग्रेस की स्पष्ट रही, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि अगर गुजरात से ही बात बने तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। याद कीजिए सोनिया गांधी का एक बयान जिसने पूरे गुजरात के चुनाव के नतीजों को बदल कर रख दिया था। सोनिया गांधी ने आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक प्रहार किया। जाहिर सी बात है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गांधी परिवार के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन हां आज शायद कांग्रेस का दिन था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय हित से समझौता करके राजनीति की जा रही है। मोदी पीड़ित बनने की कोशिश करते हैं, जबकि असली पीड़ित जनता है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार की खराब नीतियों से अर्थव्यवस्था को बदहाल करने का आरोप लगाया। किसानों के कर्जे माफ करने का, उनको राहत देने का था। ये अंतर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वचन में और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की निरंतर वायदा खिलाफी का। इस 5 साल में भारत के लोगों को जो कहा था वो नहीं मिला, पर तकलीफ जरूर इस सरकार ने दी है अपने गलत फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी का फैसला था, जीएसटी का फैसला था। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। देश का गौरव बढ़ाया जिस एयर स्ट्राइक ने, उसके सबूत मांगते हैं। और उन्होंने एक बड़ा झूठ और कहा आज नया कि कांग्रेस की जहां भी सरकारें आई वहां हमने कर्ज माफी किसानों की है। इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं है। चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में वार पलटवार और तेज होंगे। टीम न्यूज नेशन। तो लाख टक्के की बात यह है कि आज लड़ाई विरासत की है। कौन सी पार्टी किसे अपनी विरासत के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है। जहां कांग्रेस महात्मा गांधी को एक बार फिर अपनी विरासत का हिस्सा बनाना चाहती है और गुजरात जाकर यह साबित करना चाहती है कि सरदार पटेल भी दरअसल कांग्रेसी नेता थे और इसीलिए वो भी कांग्रेस की विरासत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि महात्मा गांधी गुजरात के नाते सबसे पहले भारतीय हैं और इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़े नेता हैं, यानी कि विरासत की लड़ाई बड़े पैमाने पर। लेकिन आइए दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे देश में इस बात को लेकर बड़ी बहस चल रही है कि क्या आतंकवादी का महिमा मंडन किया जा सकता है या दरअसल आतंकवादी के नाम के साथ जी लगाकर आप तंज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने कल एक भाषण में मसूद अजहर के नाम के आगे जी लगाया, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने मसूद अजहर का नाम लिया वो अंदाज और आज उसी मसूद अजहर की चर्चा करने का अंदाज गुजरात में बिल्कुल अलग दिखा। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी ने कल मसूद अजहर के नाम के आगे जी जो लगाया, उसके बाद जो देश में बवाल मचा, उससे आज उन्होंने सबक ले ली है? और अगर सबक ले ली है तो इससे बेहतर यह ना होता कि राहुल गांधी खुद ही आकर इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण सामने रखते। देखिए कल और आज के मसूद अजहर के बयान में जी का फर्क। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। इस मसूद अजहर को हिंदुस्तान की जेल से पाकिस्तान किसने भेजा? बीजेपी की सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने स्पेशल हवाई जहाज में मसूद अजहर को डालकर
उसको पैसा देकर कांदाहार पहुंचाया। और नरेंद्र मोदी जी, आपके जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी, वो मसूद अजहर के साथ हवाई जहाज में एस्कॉर्ट बनकर कांदाहार गए। शब्दावली एक जैसी है, भाषाएं अलग अलग हैं और जी गायब है। यही बताता है कि 24 घंटे में राहुल गांधी ने मसूद अजहर के ऊपर अपने दिए बयान को किस तरीके से पलटा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब इस पर विवाद मचा तो राहुल गांधी ने आखिरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं रखा। स्पष्टीकरण किया होता तो शायद इतना बवाल न मचता। लेकिन चूंकि उन्होंने स्पष्टीकरण सामने नहीं दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी की जो बखिया उधेड़ी है वो अपने आप में देखती बनती है। आप देखिए। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर मसूद जी 11 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की जुबान से अल्फाज क्या निकले, बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने मानो इसे ब्रह्मास्त्र बना लिया और सियासी तीरों का रुख राहुल और कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया। राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे थे, तंज कस रहे थे, लेकिन उनके भाषण के महज एक शब्द ने बीजेपी नेताओं को बोलने का मौका दे दिया। आतंकी मसूद अजहर को जी बोलने पर राहुल गांधी पर विरोधियों ने जमकर हमला किया, माफी की मांग तक कर डाली। 2 दिन में मसूद अजहर पर यूएन में उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, इसके लिए भारत पूरी दुनिया को एक कर रहा है और दुनिया एक खड़ी हो गई है, तो राहुल गांधी उनको मसूद अजहर जी कह रहे हैं। हमें अच्छा लगता है अगर वो माफी मांग लेते, सॉरी कर देते, क्लैरिफाई कर देते। इसमें व्यंग क्या है भाई? ये कौन सी हंसी की बात है? क्या देश में आतंकवाद को लेकर अब हंसी की बात की जाएगी? शहीदों का अपमान, आतंकवादियों का सम्मान, ये बन गई है कांग्रेस की पहचान। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आतंकवादियों और अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाती दिखाई पड़ रही है, उससे आज देश में एक सवाल खड़ा हो गया है कि ये उन अलगाववादियों और आतंकवादियों की ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बन गई। राहुल गांधी की जुबान क्या फिसली, बीजेपी ने इसे उनके लिए जी का जंजाल बना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष को घिरता देखकर कांग्रेस के आला लीडर्स ने मोर्चा संभाला, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनकी असफलताओं को छिपाने का केवल यह कुटिल प्रयास है। रोजगार मिला नहीं, 15 लाख रुपए आए नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, छोटे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। तो इस असफलता को छुपाने के लिए वो ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं। उसको और उसके 2 साथियों को, अजहर मसूद के 2 साथियों को जहाज से दिल्ली लाया और दिल्ली से उन आतंकवादियों को हवाई जहाज के जरिए और विदेश मंत्री उनके साथ चले गए और कंधार पहुंचाया। तो शर्म आनी चाहिए। आज ये कांग्रेस को कहते हैं कि देशभक्त है कि नहीं, उनकी देशभक्ति क्या है? हालांकि बीजेपी के जुबानी वार के जवाब में कांग्रेस सेवा दल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने एक क्लिप जारी की। इसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को जी कहकर संबोधित करते दिख रहे हैं। मितवर्स पात्रा ने रिकॉर्ड किया है, हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, आप उसके बाद देख लीजिएगा, पुराना है। कांग्रेस अब इस मामले पर चाहे जितनी सफाई दे कि राहुल गांधी के शब्द तंज थे, लेकिन इस मामले पर सियासत काफी गर्मा चुकी है। कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ रहा है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर जुबानी प्रहार कर रही है। टीम न्यूज नेशन। लाख टके की बात तो यह है कि जी शब्द का इस्तेमाल भले ही तंज के तौर पर किया गया हो, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा गया है। हाँ, यह जरूर है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को इस तरह से पलट दिया है, जैसा लगता है कि आज देश में अगर राष्ट्रवादिता का सर्टिफिकेट देने का जिम्मा किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में है। तंज हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के नेता तय करेंगे कि दरअसल क्या होता है। जबान तो किसी की भी फिसल सकती है, लेकिन शायद अपनी जबान फिसलती दिखती बीजेपी के नेताओं की न के बराबर है। आइए बात करते हैं किस तरह से पुलवामा आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान में, या यूं कहें कि अगर हम पिछले 100 दिनों के इस पूरे आकलन को रखें, यानी कि चुनाव की घोषणा होने के 100 दिन पहले, 3 महीने पहले, यानी कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में, ऐसा लगता है जैसे कि हिंदुस्तान के पूरे चुनावी माहौल में
सब कुछ बदल गया है। मुद्दे बदल गए, पक्ष और विपक्ष की बातचीत बदल गई, नजरिया बदल गया और यहां तक कि लोगों के सोच की पूरी परिभाषा ही बदल गई। और वो इसलिए क्योंकि जो मुद्दे दिसंबर में सबसे बड़े और प्रमुख दिखाई दे रहे थे, वो मुद्दे आज गौण हो चुके हैं। और जिसकी चर्चा दिसंबर में न के बराबर थी, वही मुद्दा आज सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश में हो चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं 2019 के लोकसभा के चुनाव के ठीक 3 महीने पहले से लेकर अभी तक के मुद्दों में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है और यह सब किसने किया है, आप खुद समझ सकते हैं। पुलवामा में हुए आतंकी अटैक के बाद देश का सियासी माहौल बदल गया। देश के लोगों में पाकिस्तान की कायराना हरकत का बदला लेने के लिए उबाल देखा जा रहा था। 40 शहीदों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तो पूरी डिबेट सियासी वार पलटवार पूरी तरह राष्ट्रवाद और एयर स्ट्राइक पर आ टिकी। लेकिन 2 दिन पहले हुए लोकसभा चुनाव के ऐलान से महज 100 दिन पहले देश में जिन मुद्दों पर बहस होती थी, अब उनका क्या होगा? क्या इन चुनाव में उन मुद्दों का जिक्र नहीं होगा? पुलवामा अटैक से पहले बेरोजगारी, किसानों की कर्ज माफी, महंगाई, सवर्ण आरक्षण, सीबीआई संकट, रफाल विवाद, कांग्रेस की इनकम गारंटी का वादा, प्रियंका गांधी वाड्रा की सियासी एंट्री और 5 लाख की आय वालों का इनकम टैक्स माफ करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होती थी। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर बयान देते नजर आते थे। और हमने तय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आय 2 गुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। सरकार की पुरानी नीतियों में बदल करके आगे चलना है। जहां जहां कठिनाई है उन दूर कर करके आगे बढ़ना। आपसे कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को वो हर साल रोजगार देंगे और ये मजाक नहीं है, क्योंकि अगर आज हिंदुस्तान के सामने कोई समस्या है, कोई कठिनाई है, तो वो रोजगार की है। 30,000 युवा हर 24 घंटे इस देश में रोजगार ढूंढने निकलते हैं। वहीं अब कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी सियासी दल राष्ट्रवाद और एयर स्ट्राइक पर बोलते हुए नजर आते हैं। डोभाल जी, वो मसूद अजहर के साथ हवाई जहाज में एस्कॉर्ट बनकर कांदाहार गए। आप देश को समझाइए कि उन 40-45 शहीदों को जिस व्यक्ति ने मारा, उस व्यक्ति को आपने हिंदुस्तान से स्पेशल हवाई जहाज में भेजकर वापस भेजा। सेना के जरिए, वायुसेना के जरिए जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें जो अभी स्ट्रिंग आया है, उसमें साफ तौर पर सुना गया है कि सिर्फ आतंकवादी नहीं मरे बल्कि कई पाकिस्तानी सैनिक भी मरे थे, जिसको पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छुपाया था। तो जो बयान पाकिस्तान दे रहा है, उस तरह का बयान देना पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं बनना चाहिए भारत के नेताओं को। हालांकि लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब कांग्रेस फिर से रफाल मुद्दे को हवा दे रही है। साथ ही गुजरात में प्रियंका गांधी वाड्रा की पहली सियासी रैली के जरिए हवा को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश भी। लेकिन बीजेपी राष्ट्रवाद की पिच पर ही खेलने का मन बना चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।